टेक्निकल इश्यूज, सर्वर बिजी, बैंक फ्रॉड और कई बार तो बंधु हमारे पैसों का ही बैन हो जाना, डीमोनेटाइजेशन हो जाना। मीन्स कि जो हमारे पैसे हैं उसमें गवर्नमेंट का और फिर जो बैंक से उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर सोचो बंधु, ऐसी दुनिया हो जिसमें ना बैंक्स हो ना गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो पैसों पे, तो कैसी होगी ये दुनिया। नमस्कार बंधु, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन की कि बिटकॉइन एक्चुअल में है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारी सोसाइटी में। क्योंकि अगर आज हम देखें फाइनेंस की दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स हैं, चाहे एलन मस्क हो या गेरी वी हो, सभी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि बिटकॉइन एक्चुअल में है क्या। अगर हम बिटकॉइन को समझें सबसे पहले, तो बिटकॉइन एक तरह से डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। मीन्स मतलब जैसे कि इंडिया का एक रुपीज़ और रुपया होता है, हमारा यूएस में डॉलर होता है, उसी तरह से एक बिटकॉइन भी एक करेंसी, एक मुद्रा है, पर एक डिजिटल फॉर्म में है ये। और ये सोसाइटी में हमारे आया क्यों, इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा पास्ट में जाना होगा कि जो हमारा पहले जो मनी सिस्टम था, कि जो मुद्रा है किस तरह से हमारी वर्क करती थी। तो सबसे पहले जो हमारे जो पास्ट में था, सबसे पहले लोगों ने यूज़ किया बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम एक्चुअल में क्या था कि समझ लो कि आपके पास 1 किलो गेहूँ है और मेरे पास 1 किलो चावल है। तो सिंपल सा, आप मुझे गेहूँ देना, मैं आपको चावल दूंगा। मीन्स कि 1 किलो गेहूँ की कीमत 1 किलो चावल के बराबर थी। तो सब बढ़िया से चल रहा था, लोग एक्सचेंज कर रहे थे चीज़ों को। पर यार किसी ने कहा कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमारे पास मानक था गेहूं का और चावल का, पर हमारे पास दूध का मानक नहीं था। तो लोगों को ये आइडिया पसंद नहीं आया, फिर उनका कुछ सिस्टम को चेंज करते हैं हमारा। तो उन्होंने सोचा क्या कुछ ऐसा स्टैंडर्ड बनाते हैं जो सभी चीज़ों के लिए सेम होगा। तो उस टाइम लोगों का ध्यान गया मेटल्स की तरफ, और मेटल्स में गया गोल्ड की तरफ, क्योंकि गोल्ड रेयर था और दूसरा गोल्ड थोड़ा एक प्राचुर मात्रा में उपलब्ध भी नहीं था, वो एक लिमिटेड अमाउंट में था। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, अब आपको जो भी लेना हो, चाहे दूध लेना हो, चाहे आपको गेहूं लेना है, चाहे दाल लेना है, चाहे चावल लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो आप सिंपल सा गोल्ड दो और आप इसको ले सकते हो। तो लोगों ने चलो ठीक है, ये चीज़ ट्राई करते हैं। तो उसमें हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद कि गोल्ड को कैरी करना डिफिकल्ट था, कि उसको ऐसा जेब में रख सकते हम, कहीं लेके जाने का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, कि गोल्ड भारी होता है। तो दूसरा चीज़ ये था कि समझ लो कि किसी ने कहा कि यार मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो आपको 1 किलो सोना तो दे नहीं सकते आप उसको। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के उसको दोगे, पर यहाँ पे उसको तोड़ना गोल्ड को थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो यहाँ पर मतलब गोल्ड की दिक्कत क्या हुई कि उसको कैरी करना डिफिकल्ट था, दूसरा उसको कि उसको तोड़ना डिफिकल्ट था। तो फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक दिमाग लगाया, तो उन्होंने कहा कि यार गोल्ड को कैरी करना डिफिकल्ट है, तो हम एक काम करते हैं कि सिंपल सा एक आप रिसिप्ट ले लो और आप हमको 1 किलो सोना दे दो। मतलब कि जितना आप हमको सोना दोगे उतना हम आपको रिसिप्ट देंगे। तो सिंपल से लोगों ने चलो ठीक है यार, ये चीज़ सही है, क्योंकि रिसिप्ट को कैरी करना डिफिकल्ट नहीं था। तो लोगों ने इस चीज़ को स्टार्ट किया। फिर 1971 के टाइम पे यूएसए में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे देश की इकोनॉमी को थोड़ा हम आगे करते हैं। तो इकोनॉमी को आगे करने के लिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा डालना होगा देश की इकोनॉमी में। और ज़्यादा पैसा मतलब कि ज़्यादा रिसिप्ट छापनी होंगी। और ज़्यादा रिसिप्ट के लिए क्या होगा, ज़्यादा गोल्ड चाहिए, क्योंकि जितना रिसिप्ट छाप दे गवर्नमेंट देगी उतना उनको गोल्ड भी चाहिए, क्योंकि गोल्ड स्टोर करने के लिए। पर हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने सोचा कि यार गोल्ड तो एक निश्चित मात्रा में, एक लिमिटेड अमाउंट में, तो ज़्यादा गोल्ड तो हम ला नहीं सकते कहीं से, हम बना नहीं सकते उस चीज़ को। तो हम क्या करते हैं, क्या जो गोल्ड का जो स्टैंडर्ड है उसको हटा देते हैं, सिर्फ एक रिसिप्ट पे वर्क करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस रिसिप्ट के ऊपर लिख दिया कि यार कि मैं इस चीज़ को प्रॉमिस करता हूँ कि जो आपके पास नोट है या जो रिसिप्ट है आपके पास, ये वैलिड करता है, या फिर इसका गवर्नमेंट का ट्रस्ट है। अगर हम देखें 200 रुपये का नोट, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए बीच में लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। और नीचे यहाँ पे जो आरबीआई गवर्नर होता है, कह सकते हैं जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है किसी भी देश की, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, तो उसके जो गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं। तो सिंपल सा जो साइन होता है उसकी वैल्यू होती है उस पूरे नोट पे, है ना। अगर वो गवर्नमेंट कहते हैं कि जैसे डिमोनेटाइजेशन टाइम हुआ था कि इस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो उस नोट की कोई वैल्यू नहीं होगी। पर गवर्नमेंट का ट्रस्ट होता है, उसकी जो अथॉरिटी गवर्नमेंट दे रही है, तो उस चीज़ को लेके हम थोड़ा उस पर भरोसा करते हैं। उस चीज़ को हमने स्टार्ट कर दिया करना कि चलो गवर्नमेंट ने इसको वैलिड किया है। मीन्स कि सिंपली हम कहीं जाके सामान लेना है हमको, तो 10 रुपये हम देंगे तो 10 रुपये का हमको सामान दे देगा वो। तो सिंपल सिस्टम बढ़िया से फिर चलने लगा। मीन्स यहाँ पे हुआ क्या कि गवर्नमेंट का ट्रस्ट था उसमें, और जो पैसे जो थे हमारे पास उसको मैनेज करने का काम गया बैंक के पास, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है हमारे। पर कुछ टाइम बाद ही हमें कुछ न्यूज़ सुनने मिलने लगी कि यार कि विजय माल्या इतने पैसे लेके भाग गया, नीरव मोदी इतने पैसे लेके भाग गया। और अगर हम पिछले साल बात करें, पिछले साल की बात, जो 3 बड़े बैंक थे, ये 3 बैंक पिछले साल डूब गए। तो एक्चुअल में डूबे क्यों, एक्चुअल हुआ क्या कि जो पैसा हम कमाते हैं वो पैसा तो हमारा होता है, पर हम जब पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, तो उस पैसे को बैंक करता है क्या है कि जो बड़े मार्केट में जो लोग होते हैं, जो कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, तो उनको वो एज अ लोन दे देते हैं, और उसके कारण ही हमें हम लोगों को ब्याज मिलता है। पर होता है क्या है कि जब वो लोग लोन दे देती है बैंक उनको, और वो बैंक पैसा चुका नहीं पाते हैं, तो जो जो कर्ज होता है वो बेड डेप्ट बन जाता है।
ठीक है ना। तो उसमें होता है क्या है कि वो पैसा लेके भाग गए वहाँ पे, और जो बैंक था वो डूब गया। पर बैंक डूबा उससे हुआ क्या कि हमारा जो पैसा था वो डूबा एक्चुअल में, कि जो जमा करते थे हम लोग, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। पर गलती किसकी थी? बैंक की, कि उन्होंने बिना सोचे परखे ठीक तरह से उनको पैसे दे दिए। तो बैंक की गलती के कारण हमें नुकसान हो रहा है। और दूसरा एक समझ सकते हैं बैंक की तरफ से जो फॉल्ट समझ में आ रहा है, कि वो फॉल्ट क्या है, कि समझ लो कि मेरा एक फ्रेंड है दशरथ, मुझे उसको यूपी में पैसे भेजने, मतलब मैं हूँ, मुझे दशरथ को पैसे भेजने हैं। तो यहाँ पे जब पैसे भेज रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे बीच में एक बैंक होगा कि जो कि इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा और ये ट्रस्ट बिल्ड करेगा कि मैंने दशरथ को पैसे भेजे हैं। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है बैंक के साथ, कि जब मैं पैसे भेज रहा हूँ तो कई बार हो सकता है कि बैंक का सर्वर बिजी हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज हो, है ना, या फिर हो सकता है कि जिस बैंक में मैं वर्क कर रहा हूँ उसके ट्रांसफर फीस ज़्यादा हो, ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं वो लोग। तो मतलब कि बैंक की गलती के कारण या बैंक के फॉल्ट के कारण हम जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो गलतियाँ आई, तो इस चीज़ को अभी समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि करना क्या है, इस चीज़ को किस चीज़ से ओवरकम कैसे किया जाए। और दूसरी चीज़ वहाँ पे बात करें गवर्नमेंट के साइड से, कि आपने 2016 में सुना होगा नरेंद्र मोदी जी को मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को कि मीन्स हुआ क्या कि गवर्नमेंट जब भी चाहे, क्योंकि उनका पूरी अथॉरिटी है उस चीज़ की, तो वो तभी आपका जो नोट है, आपके पास जो भी पैसे हैं उसको वो इनवैलिड कर सकती है, उन नोट की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मीन्स हो क्या रहा है कि पैसे हमारे हैं, पर उनकी जो कह सकते हैं जो अथॉरिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो बैंक के पास है और जो गवर्नमेंट के पास है। पर ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, दोनों ही जो कह सकते हैं ब्रांच है हमारी, जो पैसों को मैनेज कर रही है, वो एक ट्रस्ट वर्ती नहीं कह सकते हम, या फिर कह सकते हैं कि उनके डिफॉल्ट कारण हमें हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ को ओवरकम करने के लिए बिटकॉइन आया। यस। और बिटकॉइन एक्चुअली समझे दोस्तों है क्या, कि 2008 में जब बैंक क्राइसिस हुई थी, तो उस टाइम पे सतोशी नाकामोटो, अब ये नहीं जानता है कोई कि एक इंसान है या एक ग्रुप है या कौन है ये, तो कह सकते हैं एक अननोन पर्सन है। उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया 2008 में, और उस पेपर की जो शुरू की 2 लाइन थी उसमें उन्होंने बड़ा ही क्लियर समझा दिया कि ये है क्या। तो उन्होंने उसमें लिखा है यहाँ पे कि जो बिटकॉइन है एक पीयर टू पीयर नेटवर्क ट्रांजेक्शन होगा वहाँ पे। मीन्स कि जिसको पैसे भेजने हैं और जिसको पैसे मिलने हैं उनके बीच में ट्रांजेक्शन होगा, सिंपल सा, बिना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इन्वॉल्व हुए। मतलब कि यहाँ पे बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मीन्स अगर मुझे पैसे भेजने मेरे फ्रेंड दशरथ को, तो पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर होंगे यहाँ से यहाँ, बीच में कोई बैंक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ था गाइस। और जब बिटकॉइन आया तो उसने 2 चीज़ों को लेकर आया, कि जो हमारे जो फॉल्ट थे ना बैंक के और जो गवर्नमेंट के, उसको ओवरकम करने के लिए हुआ क्या इसमें, कि बिटकॉइन जो है उसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। पहली यहाँ पर जो हम देखें यहाँ की, इसकी डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज मीन्स कि उस पर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी या किसी भी बैंक या किसी भी गवर्नमेंट का कोई हक नहीं होगा। मीन्स कि जो ट्रांजेक्शन करना है मुझे, तो ए से B% को डायरेक्ट ट्रांजेक्शन होगा बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की थी, कि जो आपका पैसा बैंक में जमा करवाते हो वो पैसा डूबने के चांसेस थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी होगी यहाँ पे, कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो ट्रांजेक्शन होगा वो जल्दी से हो जाएगा और बिना किसी एडिशनल ट्रांसफर फीस के। तो यहाँ पे जो दोनों चीज़ को ओवरकम किया। और तीसरी चीज़ की सिक्योरिटी, क्योंकि ये सिस्टम है किसी ह्यूमन बेसिस पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, वो कंप्यूटर के जो कॉम्प्लेक्स AI सिस्टम होता है उस पर बेस्ड है का ये। तो जो सिक्योरिटी की जो बात है, तो पूरी तरह से सिस्टम कह सकते हैं सिक्योर सिस्टम है। उसमें जो लोग होते हैं उसमें हम ट्रांजेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ ट्रांजेक्शन हुआ है, इस टाइम पे हुआ है, लेकिन जो कह सकते हैं जो आइडेंटिटी रिवाइल नहीं होगी वहाँ पे, कि आपका नाम नहीं होगा कि इसने इसको पर इस पर्सन ने इस पर्सन को पैसे भेजे हैं। जो समझे चीज़ को अगर हम, कि जो बिटकॉइन है वर्क किस तरह से कर रहा है, ठीक है ना। जैसे कि हम सिंपल जो अपने पास UPI होती हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इनको यूज़ करते हैं हम सिंपल सा। उसमें एक UPI एड्रेस होता है, पासवर्ड होता है। ऐसे दूसरे पर्सन का UPI एड्रेस होता है, उसमें हम पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। पर होता है क्या, यहाँ पे बैंक इन्वॉल्वमेंट होता है जो इस ट्रांजेक्शन को ट्रैक करता है। तो मीन्स कि जो पूरा ट्रस्ट है जो हम उस बैंक पे कर रहे होते हैं, ठीक है। पर बिटकॉइन में क्या होता है कि जब भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इस ब्लॉक एड्रेस से उस दूसरे ब्लॉक एड्रेस में पैसों को भेज रहे हो, सेम UPI एड्रेस की तरह वर्क करता है। तो उसमें क्या होता है, जब भी ट्रांजेक्शन होगा, तो जो ट्रांजेक्शन होने वाला है वो एक हजारों, कह सकते हैं लाखों कंप्यूटर जो है दुनिया में, सब जगह वो ट्रांजेक्शन स्टोर हो जाएगा। और उस ट्रांजेक्शन को कभी डिलीट या फिर हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, ना इस चीज़ को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वह परमानेंट एक ब्लॉक में सेव हो जाएगा, और उसको हम सभी लोग देख भी सकते हैं कि इस ID से इस ID पे पैसे ट्रांसफर हुए हैं रियल टाइम में। उसमें कोई फीस नहीं है, और दूसरी चीज़ की वो सिक्योर है। तो गाइस ये जो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी आई है,
वो वर्क करती है ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर आगे वाले वीडियो हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, बिटकॉइन के और मेन फीचर्स क्या हैं, क्यों उसके प्राइस इतने हाई हो गए हैं। क्योंकि आज के टाइम बात करें हम बिटकॉइन की, तो उनका एक बिटकॉइन के प्राइस हो गया लगभग 40 लाख रुपए, कह सकते हैं गोल्ड के बराबर चला गया, एक यूनिट गोल्ड के बराबर। और सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं डिफरेंट टाइप की, सिर्फ बिटकॉइन नहीं है। बिटकॉइन क्योंकि फेमस इसलिए क्योंकि वो पहली डिजिटल क्रिप्टो करेंसी थी, जो कि सतोशी नाकामोटो जो थे उन्होंने लॉन्च की थी उस चीज़ को। तो आने वाली वीडियो से हम समझेंगे सब चीज़ों की, क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, ब्लॉकचेन क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से हम अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंस में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को हटा के वहाँ से, ठीक है ना। बाकी हम जो एग्रीकल्चर सिस्टम हो गया हमारा, या फिर स्पोर्ट्स सिस्टम हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री हो गई, तो पूरी तरह से जो दुनिया में जो भी हम चीज़ करते आ रहे हैं अभी तक, तो कह सकते हैं कि पूरी तरह से सब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। जो जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसका एक सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन जो होने वाला है दुनिया में, वो ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन होने वाला है गाइस। तो हम इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या, किस तरह से हमारी लाइफ को चेंज करने वाली है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला होगा कि बिटकॉइन एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में मार्केट में क्यों आया। और आगे वाली वीडियो से हम बात करेंगे बिटकॉइन के मेन फीचर्स क्या हैं, और ब्लॉक जो बिटकॉइन है वो किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। क्योंकि यार जो बिटकॉइन जो वर्क करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्योंकि कह सकते हैं कि जो इंटरनेट रिवॉल्यूशन हुआ था एक टाइम पे, उससे भी बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये जो डिफरेंट एक्सपेक्ट हैं, सिर्फ फाइनेंस के लेके नहीं, बाकी जितने भी एक्सपेक्ट हैं हमारे लाइफ के, जितने एग्रीकल्चर है, डिफेंस हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स हो गया, सभी चीज़ों को कंप्लीटली चेंज करने वाला है जो आज तक हम चीज़ों को देखते आ रहे हैं। तो गाइज स्टे विथ मी, लर्न टुगेदर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye.